से शुरू करते हैं हमारा न्यू सेशन क्लास 12 के लिए बायोलॉजी। हाँ, और सेशन 2021-22 और इस सेशन के लिए कोई भी रिड्यूस्ड सिलेबस शायद अप्लाई नहीं हो पाएगा क्योंकि आपको पूरा टाइम मिल रहा है, शुरू से आप ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी फिलहाल अगर हम बात करते हैं तो हमारी बायोलॉजी में टोटल 16 चैप्टर्स मौजूद हैं, ठीक है। और 16 चैप्टर्स को बांटा गया है 5 यूनिट में, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। आपको याद होगा क्लास 11th में भी 5 यूनिट थी जिनको नाम दिया गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5। अभी क्लास 12 में क्या इसी यूनिट को आगे बढ़ा दिया, ये हो गया यूनिट 6, यूनिट 7, यूनिट 8, यूनिट 9 एंड यूनिट 10। ये हो गया टोटल 11 और 12 का बायोलॉजी। हाँ, ये आप 11th क्लास में पढ़े और ये आप 12 क्लास में पढ़ रहे हैं, तो वही 5 यूनिट हमको अभी पढ़ना है। अब नाम तो 6 यूनिट दिया, एक्चुअली क्लास 12 की ये फर्स्ट यूनिट है और फर्स्ट यूनिट रिलेटेड है रिप्रोडक्शन से। हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है, रिप्रोडक्शन कैसे होता है, रिप्रोडक्शन के तरीके क्या क्या होते हैं, पूरा ओवरऑल रिप्रोडक्शन के बारे में हमारा ये यूनिट कवर करेगा। इसमें टोटल 4 चैप्टर आपके मौजूद रहेंगे, ठीक है। 4 चैप्टर है, बड़े आसान है, आराम से समझेंगे, बहुत ही सिंपल और अच्छा यूनिट है मार्किंग के लिए, आप अच्छे नंबर ला सकते हैं इधर से। यूनिट 2 हमारा शुरू होता है जिसमें हम बात करेंगे जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। जेनेटिक्स याद करो, क्लास 10th में आपको मैंने पढ़ाया था, मेंडल साहब थे इसमें, और वहां पे केवल इंट्रोडक्शन था, थोड़ा इधर क्लास 12 में डिटेल में है। हम जेनेटिक्स की भी बात करेंगे, हम इवोल्यूशन की भी बात करेंगे। क्लास 10th में ये मौजूद था, क्लास 10th में ये रिप्रोडक्शन भी मौजूद था, मतलब ये दोनों चैप्टर कहीं ना कहीं क्लास 10th का अपग्रेड वर्जन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं क्लास 10th का ही अपग्रेड वर्जन फिलहाल देखने को मिल रहा है। फर्स्ट यूनिट रिप्रोडक्शन क्लास 10th में भी पढ़ा था, सेकेंड यूनिट जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन क्लास 10th में हमने पढ़ा था। थर्ड अगर हम बात करते हैं क्लास 12 का जो थर्ड यूनिट है वो है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। एक्चुअली बायोलॉजी को हम ह्यूमन बींग्स के लिए किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या क्या प्रोडक्ट हमको मिल रहे हैं बायोलॉजी से। हम कुछ यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, बैक्टीरिया हमारे लिए क्या क्या बनाते हैं, हमको क्या क्या मिलता है, किस तरह बैक्टीरिया हमारे लिए यूजफुल है और किस तरह से बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल भी हैं। बैक्टीरिया से कौन कौन सी बीमारी होती है, ना केवल बैक्टीरिया बल्कि हम अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हार्म्स एंड बेनिफिट्स की बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं माइक्रोबायोलॉजी यहाँ पर हम थोड़ा सा यूज करेंगे, यूज ऑफ माइक्रोब्स फॉर ह्यूमन वेलफेयर। बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छा ये यूनिट है, इसमें हमारे 3 चैप्टर मौजूद हैं। हमारा फर्स्ट यूनिट में 4 चैप्टर मौजूद हैं और जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन में केवल 3 चैप्टर मौजूद हैं, ठीक है, एकदम सिंपल। यूनिट 4 की अगर हम बात करते हैं क्लास 10th में, ये यूनिट आप पहली बार पढ़ोगे। ये यूनिट है हमारी बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड। अभी तक कोई भी क्लास में आपने ये नहीं पढ़ा है, पहली बार आप पढ़ेंगे। और इसमें केवल 2 चैप्टर है, वो भी बहुत छोटे चैप्टर, लेकिन चूंकि पहले कभी नहीं पढ़ा बायोटेक्नोलॉजी, इसलिए इसका एक एक चैप्टर सही ढंग से समझने लायक है। अगर आप इसको समझे नहीं तो आप कितना भी सेल्फ पढ़ने की कोशिश करना, ये समझ में नहीं आता फिर। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, नई टेक्निक है, इस टेक्निक की मदद से
हम बहुत सारे ऐसे ऐसे काम कर सकते हैं जो हमारे दिमाग में आते हैं। हम किसी भी माइक्रोब्स को कोई भी काम करवा सकते हैं, हम किसी भी एनिमल को मॉडिफाइड कर सकते हैं, हम किसी भी प्लांट को मॉडिफाइड कर सकते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी आपके लिए पहली बार एक नया ब्रांच आएगा, इसको आप आराम से समझिएगा, पढ़िएगा, ठीक है। और जो लास्ट आपकी 5th यूनिट है वो है आपके इकोलॉजी। इकोलॉजी आपने थोड़ा सा पढ़ा है क्लास 10th में, फूड चेन, फूड वेव, इकोसिस्टम क्या होता है, टाइप ऑफ इकोसिस्टम क्या है, पॉल्यूशन भी थोड़ा सा पढ़ा था आपने, बायो मैग्निफिकेशन डीडीटी के बारे में बात किया था। तो कहीं ना कहीं कुछ अपग्रेड वर्जन आपको पढ़ना है इकोलॉजी का यहाँ पे। और इसमें हमारे इकोलॉजी में टोटल 4 चैप्टर जोड़ दिया है। इकोलॉजी में टोटल कितना चैप्टर है? 4। अब देखिए टोटल काउंट करो, 4 3 7, 7 3 10, 10 और 6 16, टोटल 16 चैप्टर्स आपको पढ़ना है 12 में। और जैसे ही ये चैप्टर 16 आपके कंप्लीट हो जाएंगे, आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। हाँ, ऐसे लगेगा कि अरे बायोलॉजी तो हमारी कंप्लीट हो गई, हमको बहुत आसान लगती है, लेकिन मेहनत बहुत करना होता है, तब जाके बच्चे अच्छे नंबर लाते हैं और आने वाले फ्यूचर के लिए अपने आप को तैयार कर पाते हैं। तो शुरू से आप कंटिन्यूस क्लास कीजिएगा, हर चैप्टर कहीं ना कहीं अलग अलग पार्ट में जब आपको रहेगा, बीच में कुछ भी मिसिंग करते हैं तो फ्लो खत्म हो जाएगा आपका। तो कंटिन्यूस आप अपनी क्लास शुरू करना है। आज हम शुरू करेंगे यूनिट 1। यूनिट 1 मतलब हमारा 12 की बात करें तो यूनिट 6 की बात करेंगे, रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो इस तरह से जब हमने कंप्लीट कर लिया कि क्लास 12 में हमको क्या क्या पढ़ना है, तो हमारा फर्स्ट यूनिट शुरू करने का टाइम आ गया, दैट इज रिप्रोडक्शन, क्लास 12 की फर्स्ट यूनिट। ओके, टोटल कितना चैप्टर पढ़ना है? 4 चैप्टर पढ़ना है। अब सबसे पहले तो इस यूनिट में देखो कि इसको 4 चैप्टर में आखिर बांटा क्यों। देखिए सबसे पहला जो चैप्टर दिया है, चैप्टर नंबर 1। देखिए सबसे पहले अगर जब आपके दिमाग में ये क्लियर रहेगा कि क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, तो एक इंटरेस्ट पैदा हो जाता है पढ़ने का। तो यहां पर जो फर्स्ट चैप्टर दिया है वो केवल इंट्रोडक्शन है कि आखिर रिप्रोडक्शन होता क्या है, रिप्रोडक्शन की आखिर जरूरत क्या है, जब रिप्रोडक्शन होता है तो क्या क्या प्रोसेस होती हैं ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है, ये सभी बातें हम यहां पर डिस्कस करेंगे। स्टेप्स देखेंगे रिप्रोडक्शन के, हाँ बेसिक उसका इंट्रोडक्शन है, हम टाइप की बात करेंगे, ये सब आपको चैप्टर 1, हमने कोई फिक्स नहीं किया, ऑल ओवर रिप्रोडक्शन के बारे में एक जनरल इंट्रोडक्शन के लिए दिया गया है चैप्टर 1। अगर इसके कंसेप्ट ही आपको समझ में आ गए तभी आपको चैप्टर 2 और चैप्टर 3 आसान लगेगा, क्योंकि बेसिक अगर आपका क्लियर नहीं है, रिप्रोडक्शन का कंसेप्ट अगर आपके दिमाग में क्लियर नहीं है, तो चैप्टर 2 और 3 कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा मुश्किल करता है, लेकिन है बहुत आसान। अगर ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया तो चैप्टर 2 और 3 दोनों एकदम आसान बन जाएंगे। एक्चुअली चैप्टर 2 में हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन प्लांट, प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। थोड़ा क्लास 10th में याद करो, हमने फ्लावर पढ़ा था, फ्लावर के डिफरेंट पार्ट पढ़े थे, हमने वहां डबल फर्टिलाइजेशन कंसेप्ट पढ़ा था। इधर क्लास 12 में हमको कंप्लीट डिटेल पढ़ना है कि आखिर प्लांट में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से आप ये कवर कर पाएंगे, ठीक है। और चैप्टर 3 हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन एनिमल, और एनिमल में स्पेशली हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। क्या क्या बेसिक स्टेप्स होते हैं, गैमेट्स कैसे बनते हैं, कौन से हार्मोन का क्या काम होता है, कौन सा चीज कहां होता है, ऑल ओवर जो कुछ भी इसके बारे में है ह्यूमन बींग्स का रिप्रोडक्शन चैप्टर 3 हमको कवर करना है। तो प्लांट में हम एंजियोस्पर्म प्लांट का रिप्रोडक्शन देखेंगे और एनिमल के लिए हम ह्यूमन बींग का रिप्रोडक्शन देखेंगे, स्पेशल चैप्टर बना दिया गया है।
और चैप्टर 4 ये फिर से हमारा जनरल है, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड क्या क्या चैलेंज होते हैं, उन चैलेंज को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। एक्चुअली हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब ये तो याद होगा क्लास 9th का कि हेल्थ आखिर क्या होती है। सोशल, मेंटल एंड फिजिकल फिटनेस इन स्पेशली केस ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के लिए हमारा दिमाग साफ सुथरा होना चाहिए, हमारा बॉडी एकदम कंप्लीट फिट होना चाहिए, हमारा सोशल फिट होना चाहिए। तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, हम क्या कर सकते हैं। आजकल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत सारी देखने को मिलती है, इनफर्टिलिटी केस बहुत सारे होते हैं, हाँ, बहुत सारे क्राइम होते हैं रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, जो सोशल कहीं ना कहीं क्राइम कहलाते हैं। तो मेंटल, फिजिकल, सोशल, इमोशनल, बिहेवियरल एटसेट्रा, ऑल द एस्पेक्ट वी विल डिस्कस स्पेशली इन केस ऑफ रिप्रोडक्शन इन दिस चैप्टर। हम बात करेंगे अगर कोई कपल इनफर्टिलिटी केस वाला है तो मेडिकल साइंस उसको कैसे हेल्प कर सकता है, वो कपल कैसे अपने खुद का बेबी ले सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी बातें इसमें हम करेंगे। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की हम बात करेंगे, एसटीडी। हम पॉपुलेशन कंट्रोल करने के मेथड्स की बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल ये आपका हेल्थ से रिलेटेड है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ ही इस चैप्टर का नाम है। तो क्या पढ़ना है यूनिट 1 में, आपको समझ में आ गया। हमको केवल 4 चैप्टर पढ़ना है। पहला फर्स्ट इंट्रोडक्शन, ओवरऑल रिप्रोडक्शन होता क्या है, फिर प्लांट में रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, ह्यूमन बींग्स में रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, और फिर ओवरऑल हेल्थ के बारे में, हमारा जो सोशल अभी जो चल रहा है रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, क्या क्या मेडिकल फैसिलिटी हैं, क्या क्या टूल्स एंड टेक्निक हमारे पास मौजूद हैं, ये हम चैप्टर 4 में बात करेंगे। हमारा यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि सीबीएसई हर बार कुछ ना कुछ चेंज करती है, फिर भी समथिंग अबाउट 12 मार्क्स का, लगभग 12 नंबर का ये यूनिट होता है आउट ऑफ 70 मार्क्स। तो मुझे लग रहा है कि ये 12 नंबर हमारे 100% स्ट्रांग हो जाएंगे, कोई भी एक नंबर भी नहीं काट पाएगा अगर हमने ध्यान से पढ़ा तो। नोट्स अगर आप खुद के तैयार नहीं करेंगे तो भी परेशानी रहेगी। जितना लिख के प्रैक्टिस होता है उतना हमको फायदा होता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 1 की कहानी। और चैप्टर 1 अब हमारा शुरू हो गया। चैप्टर 1 का नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। अब ऑर्गेनिज्म उसने बोल दिया, मतलब ये प्लांट भी है, ये एनिमल भी है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है। ओवरऑल सभी लिविंग्स में रिप्रोडक्शन कैसा होता है इसके बारे में लिखा। तो सबसे पहले तो ये समझो कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। जितने भी लिविंग्स होते हैं उनका एक लाइफ स्पान होता है। लाइफ स्पान, ये एक नया शब्द आपके पास आया। हर एक लिविंग का एक लाइफ स्पान होता है। लाइफ स्पान का मतलब है कि उसका कभी ना कभी जन्म होता है, फिर वो ग्रो करता है, ग्रो करके फिर एक टाइम आता है कि वो मर जाता है, डेथ हो जाती है, बर्थ होता है, और वो बीच में ग्रो करता है, अपना जो कुछ भी अचीवमेंट करता है, कुछ भी करता है। तो हर लिविंग कभी ना कभी उसका जन्म होता है और कभी ना कभी उसकी डेथ होती है। किसी भी लिविंग का जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक का जो टाइम ड्यूरेशन है, वो कितने दिन तक जीवित रहता है, दैट इज द लाइफ स्पान ऑफ दैट लिविंग बीइंग्स। अलग अलग स्पीसीज इस दुनिया में मौजूद हैं, सब लगभग सेम टाइम के लिए सरवाइव नहीं करती। कोई बहुत जल्दी मर जाती है, कोई बहुत लंबे समय तक जीवित बनी रहती है। हाँ, प्लांट के साथ भी ऐसा होता है, एनिमल के साथ भी ऐसा होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ भी ऐसा होता है।
हर स्पीसीज का नेचर ने कुछ न कुछ लाइफ स्पान सेट किया हुआ है। जैसे ह्यूमन बींग्स का जनरली हम क्या मानते हैं कि ह्यूमन बींग्स का लाइफ स्पान 100 ईयर्स होता है। अगर कुछ प्रॉब्लम ना हो तो लगभग 100 साल तक कोई भी व्यक्ति आराम से सरवाइव कर सकता है। कुछ लोग 100 साल से ज्यादा भी जी सकते हैं और कुछ लोग बहुत कम समय के लिए जी पाते हैं, वो अलग है। एवरेज अगर हम बात करें, एवरेज की अगर हम बात करें तो हर एक लिविंग बींग्स का, हर एक स्पीसीज का लाइफ स्पान अलग अलग होता है। अब ये लाइफ स्पान किस चीज से डिपेंड करता है? क्या छोटी साइज के लिविंग्स ज्यादा दिन जीते हैं या कम दिन जीते हैं? क्या कोई बड़ी साइज का कोई लिविंग है वो ज्यादा दिन सरवाइव करेगा? क्या साइज से, बॉडी की साइज से रिलेशन तो नहीं है लाइफ स्पान का? तो जब हमने थोड़ा देखा, अलग अलग लिविंग को साइज के हिसाब से देखा, तो हमको ये ठीक नहीं लगा। सेम साइज के लिविंग कोई तो बहुत ज्यादा दिन तक जीवित हो रहा है और कोई बहुत कम दिन के लिए हो रहा है। फिर हमने देखा कि उनका हैबिटेट, जहां पर वो रहते हैं, क्या उस हैबिटेट से उनका लाइफ स्पान प्रभावित होता है? तो ऐसा तो नहीं है। लगभग एक ही हैबिटेट में कई अलग अलग स्पीसीज रहती हैं। अब हम जहां रहते हैं वहां तितली, मक्खी, मच्छर ये भी तो रहते हैं। तो क्या ह्यूमन बींग्स के बराबर उनका लाइफ स्पान है? नो। तो हैबिटेट से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लिविंग की बॉडी की साइज से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो नेचर ने बनाया। उस स्पीसीज के पास कुछ पर्टिकुलर टाइप का क्वालिटी है, फीचर्स है, उसके पास जीन्स है उसी टाइप के, और नेचर ने उसको जितने दिन के लिए प्रोग्राम किया है वो केवल उतने दिन चल पाता है। तो थोड़ा सा ये लाइफ स्पान आपके दिमाग में शब्द होना चाहिए। लाइफ स्पान हर एक लिविंग का फिक्स होता है। जब आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो वहां पर कई अलग अलग प्लांट और एनिमल के फोटो बने हुए हैं। और वहां पर जब हम देखेंगे तो एलिफेंट की अगर हम बात करते हैं, आप जब बुक खोलेंगे तो वहां पे आपको मिलेंगे। तो थोड़ा देखते हैं कौन सा एनिमल, कौन सा प्लांट कितने साल जीवित रह सकता है, उसका लाइफ स्पान कितने दिन का है। तो एलिफेंट का अब देखिए बॉडी का साइज कितना बड़ा है, लेकिन उसकी जो लाइफ स्पान है वो समथिंग अबाउट 65 ईयर्स होता है। एलिफेंट समथिंग अबाउट 65 ईयर्स। डॉग की अगर हम बात करते हैं, जो हमारे आसपास रहता है, उसकी लाइफ स्पान की बात करते हैं तो 20 से लेके 30 ईयर्स मैक्सिमम, बस इतना ही वो जी सकता है। ज्यादा से ज्यादा 20 से 30 साल के बीच में फिर वो मर जाता है डॉग। रोज प्लांट की बात करते हैं, गुलाब का पौधा, आपने नया पौधा लगाया, आप बोल रहे कि ये तो लाइफ टाइम चलता रहेगा, ऐसा नहीं है। गुलाब का पुराना पौधा ज्यादा से ज्यादा 25 से 30 साल सरवाइव कर सकता है, उसके बाद वो पौधा मर जाता है। हाँ, उस पौधे की कटिंग लगा के आपने नए पौधे बना लिए वो अलग है, लेकिन वो जो पेरेंट प्लांट था वो 25 से 30 साल के बाद उसको मरना होता है, उसका लाइफ स्पान फिक्स होता है। ठीक है। अब देखिए एक ऐसा केस देखते हैं जैसे क्रो और पैरट। अब इनकी बॉडी की साइज देखो, दोनों लगभग बराबर के हैं, एक जैसे हैं। क्रो और पैरट दोनों उड़ते हैं, दोनों एकदम पक्षी हैं, एविज ग्रुप से बिलोंग करते हैं, बॉडी की साइज सेम है। लेकिन अगर हम बात करें क्रो तो ओनली 15 ईयर्स इसका लाइफ स्पान है, जबकि जो पैरट है, पैरट का लाइफ स्पान 140 ईयर्स तक हो सकता है। मतलब ह्यूमन बींग्स से भी ज्यादा दिन तक ये जीवित रह सकता है। हाँ, है ना कितना इंपॉर्टेंट। इसका मतलब बॉडी की साइज से लाइफ स्पान के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद कुछ और प्लांट्स की बात करते हैं। बनाना प्लांट की बात करते हैं। बनाना प्लांट, इसका लाइफ स्पान हमारे पास है लगभग 15 टू 20 ईयर्स। हमको एक नंबर में इनमें से कुछ पूछा जा सकता है, इसलिए मैं डाटा आपको शो कर रहा हूं।
क्रोकोडाइल की बात करते हैं। क्रोकोडाइल भी हमारी बुक में दिया है, इसका लाइफ स्पान दिया है 60 ईयर्स, लगभग 60 साल तक ये जीवित रह सकता है। अगर हम टॉर्टॉइज की बात करते, कछुआ, टॉर्टॉइज की अगर हम बात करते हैं, कछुए की अगर हम बात करते, तो ये लगभग 100 से 150 साल तक जीवित रह सकता है। ह्यूमन बीइंग से ज्यादा दिन तक इसका लाइफ स्पान है। अब देखते हैं जिनका लाइफ स्पान थोड़ा सा, एक और बनाना प्लांट का कितना हुआ, 15 to 20। अगर हम बैनियान ट्री की बात करते हैं, बैनियान ट्री, बरगद का पेड़, तो बैनियान ट्री का लाइफ होता है लगभग 200 ईयर्स। 200 ईयर्स काफी ज्यादा है। अगर राइस प्लांट की बात करते हैं, गेहूं या चावल की बात करते हैं, तो केवल 5 महीने, ओनली मंथ, ध्यान रखना, 5 महीने इसका लाइफ स्पान है। ये जर्मिनेट भी होगा, बड़ा भी होगा, फूल भी आएंगे, बाली भी आ जाएगी और सूख भी जाएगा। केवल 5 महीने तक ये रह सकता है, बाद में अपने आप सूख जाएगा, गेहूं हो या चावल हो। केवल 5 महीने लाइफ स्पान दिया नेचर ने इसको। हाँ, अब बात करते हैं बटरफ्लाई की। तितली, तितली आपने देखा, एग, एग से फिर लार्वा बनता है, लार्वा से प्यूपा बनता है, फिर उसमें से तितली निकलती है। तो बटरफ्लाई की अगर हम बात करते हैं तो आपको जान के ताजुब होगा कि केवल ये लगभग 14 डेज, मतलब 1 से 2 वीक बस इसका लाइफ होता है। वो अंडे से तितली बनकर मरने तक, तितली बन के मर जाती है, केवल 14-15 दिन, पूरा लाइफ बहुत कम दिया प्रकृति ने उसको। कितना अच्छा अट्रैक्टिव होती है बटरफ्लाई, है, प्रकृति ने उसको बहुत कम समय दिया है। अब होता है, लाइफ स्पान है। अगर हम काऊ की बात करते हैं, गाय, गाय की बात करते तो लगभग 40 से 50 साल ये आसानी से जीवित रह सकती है। और अगर हॉर्स की बात करें, घोड़े की बात करें, तो ये लगभग 60 ईयर्स सरवाइव कर सकता है। तो आखिर ये हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं लाइफ स्पान। हर स्पीसीज का लाइफ स्पान प्रकृति ने फिक्स किया हुआ है। एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि उसकी डेथ हो जाएगी, एकदम ट्रूथ है हर लिविंग्स के लिए। तो अगर लिविंग्स ऐसे ही मरते हैं तो फिर नए लिविंग्स कहां से आएंगे। एक्चुअली लिविंग जब जन्म होता है, फिर वो जब ग्रो करते हैं, और ग्रो करते हैं उस वक्त वो अपने ही जैसे दूसरे नए लिविंग फिर से बना देते हैं। फिर वो ग्रो करेंगे, फिर उनकी डेथ होगी, लेकिन वो जब ग्रो करेंगे तो फिर से वो नए लिविंग बना देंगे। तो कोई भी लाइफ जो इस दुनिया में है, वो अपने लाइफ स्पान के दौरान ही अपने ही जैसे दूसरे लिविंग बना देती है, जिसके कारण वो स्पीसीज कभी भी खत्म नहीं होती इस दुनिया से। वो स्पीसीज हमेशा बनी रहेगी। वो इंडिविजुअल की डेथ हो जाएगी, वो इंडिविजुअल मर जाएगा, लेकिन उस इंडिविजुअल की जो स्पीसीज है वो लगातार बनी रहेगी इस दुनिया में, क्योंकि नेचर ने हर लिविंग्स को अपने ही जैसे दूसरे लिविंग बनाने की पावर दिया हुआ है, और वो पावर ही कहलाती है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन। Each and every living beings have this power to create new individual like him or her. उसके जैसा कुछ ना कुछ वो अपने जैसा मरने से पहले कुछ तैयार कर देता है, ताकि वो बने रहेंगे, उसकी डेथ हो जाएगी, फिर जो बने हैं वो भी अपने मरने से पहले अपने ही जैसे और बना के जाएंगे। तो स्पीसीज कभी खत्म नहीं होती। हालांकि जब हम इकोलॉजी में बात करते हैं तो कुछ स्पीसीज बहुत विलुप्त होने के कगार पे पहुंच चुकी हैं। शायद उनका लाइफ पैटर्न चेंज हुआ है, डिस्टर्ब हुआ है, वो रिप्रोडक्शन एफिशिएंटली नहीं कर पा रहे,
अगर वो रिप्रोडक्शन कर रहे तो उनकी ऑफ स्प्रिंग बच नहीं पा रही, कोई ना कोई ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, पॉल्यूशन बढ़ गया है, टेम्परेचर बढ़ गया है, हैबिटेट का लॉस हो रहा है, ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिनसे कुछ स्पीसीज आज खतरे में हैं। एंडेंजर्ड स्पीसीज उनको हम बोलते हैं। तो हम यहां पर वो बात नहीं करेंगे, हम इकोलॉजी की बात नहीं करेंगे। फिलहाल हम बात करेंगे इस प्रोसेस की जिसके कारण एक लिविंग्स मरने से पहले अपने जैसे और दूसरे लिविंग्स तैयार करके जाता है। आखिर ये प्रोसेस कैसे होती है? तो देखिए, जब लाइफ स्पान सबका अलग अलग है, सबका बॉडी का शेप एंड साइज अलग अलग है, सबका हैबिटेट अलग अलग है, कोई गर्म जगह मिलता है, कोई ठंडी जगह मिलता है, कोई पानी में मिलता है, कोई रेगिस्तान में मिलता है, तो क्या सबका रिप्रोडक्शन एक ही जैसा होगा? नो, रिप्रोडक्शन के तरीके भी अलग अलग होंगे। हमने क्लास 10th में पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो कल की क्लास में हम बात करेंगे कि आखिर रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है, असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, और लिविंग्स ये कैसे करते हैं, बेसिक कंसेप्ट क्या है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो कल की क्लास में हम यहां आफ्टर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ स्पान वी विल स्टार्ट द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन and we will discuss about the steps of reproduction.